नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। लेकिन उस पर जाने के पहले हम ये जान लें कि डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपको पता है कि डिस्प्यूट छोटा हो या बड़ा, आपके पास डीआरसी के आने के पहले दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक, कमिश्नर अपील के सामने 246A के अंदर अपील फाइल करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास था, वो लिमिटेड लोगों को अवेलेबल था, नॉन रेजिडेंट को, फॉरेन कंपनीज को, और जिनके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने उनकी इनकम में वेरिएशन प्रपोज किया है या लास्ट में वेरिएशन प्रपोज किया है, तो वो डीआरपी के सामने, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के सामने जा सकते थे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट। लेकिन छोटा विवाद हो या बड़ा विवाद, यही रास्ते थे। अब आपके सामने डीआरसी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का एक नया ऑप्शन खुल रहा है। इस ऑप्शन में विवादों का समाधान स्पेसिफाइड ऑर्डर्स का होगा और स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल करने पर होगा। क्या होंगे स्पेसिफाइड ऑर्डर्स और क्या स्पेसिफाइड कंडीशंस होंगी, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 245A में फाइनेंस एक्ट 2021 से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी डीआरसी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। लेकिन जो रूल्स हैं वो 5 अप्रैल 2022 को नोटिफाई हुए हैं और उसी के साथ ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम भी नोटिफाई हो गई। लेकिन अभी भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटीज का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तभी डिस्प्यूट डीआरसी के सामने ले जाए जा सकेंगे। लेकिन हम समझ तो लें कि कब आप जा पाएंगे डीआरसी के सामने। पहली कंडीशन यह होगी कि जो आपकी टोटल इनकम या लॉस के अंदर जिस स्पेसिफाइड ऑर्डर के हम बात कर रहे हैं, उसमें जो वेरिएशन प्रपोज्ड है वो ₹10 लाख से ज़्यादा नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपने जिस ईयर के अंदर ये डिस्प्यूट है वेरिएशन किया गया है आपकी इनकम के अंदर या लॉस के अंदर, उसका आपने रिटर्न फाइल किया है और जो टोटल इनकम है रिटर्न के अंदर वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है। ये दो कंडीशन है, इनको फुलफिल करने पर ही प्रीमा फेसी आप एलिजिबल होंगे डीआरसी के अंदर अपने विवाद को निपटारा करने के लिए। यहां पर जो मैंने 10 लाख रुपीस की बात कही है वेरिएशन की, उसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की जो डिफॉल्ट है उसके लिए भी वो लिमिट एप्लीकेबल है। आप क्यों चुनना चाहेंगे डीआरसी, सीआईटी अपील में जाने के बजाय या डीआरपी में जाने के बजाय? क्योंकि सीआईटी अपील और डीआरपी दोनों को ही पेनल्टी वेव करने का पावर नहीं है और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देने का पावर नहीं। आज की आप सिचुएशन देखिए तो यदि आपकी इनकम में या लॉस में वेरिएशन हो गया, इनकम बढ़ गई असेसमेंट में या लॉस कम हो गया, तो वो जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है उस पर जो टैक्स बनता है उसके 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है सेक्शन 270A के अंदर। टैक्स के
डिडक्शन नहीं किया आपने या करने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो भी जो डिफॉल्ट है उसके इक्वल अमाउंट की पेनल्टी सेक्शन 271C में लगती है। और यदि टैक्स कलेक्शन होली और पार्टली नहीं किया या करने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो इक्वल अमाउंट की पेनल्टी सेक्शन 271CA के अंदर लगती है। आप सोचिए आपको कितनी राहत होगी यदि आपका विवाद डीआरसी में रिजॉल्व होता है, और इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी भी मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से आर्डर्स हैं जिनके खिलाफ आप डीआरसी में डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने के लिए जा सकेंगे। पहला आर्डर ड्राफ्ट आर्डर है। ड्राफ्ट आर्डर जिसकी मैंने बात कही थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर यदि आपके इनकम या लॉस में वेरिएशन प्रपोज करता है, या जो इनकम या लॉस का वेरिएशन नॉन रेजिडेंट के केस में है या फॉरेन कंपनी के केस में है, तो सेक्शन 144C1 के अंदर ड्राफ्ट आर्डर इशू करना होता है असेसिंग ऑफिसर को, और उसके खिलाफ डीआरपी में ऑब्जेक्शन विद इन द टाइम लिमिट फाइल करना होता है। तो ऐसे ड्राफ्ट आर्डर के अगेंस्ट भी आप डीआरपी में न जाके डीआरसी में जा सकेंगे। आपने जब रिटर्न ऑफ का इनकम फाइल किया तो आप देखते हैं बहुत सी बार कि आपकी जो रिटर्न इनकम है या रिटर्न लॉस है, वो सेक्शन 143(1) की जो इंटीमेशन आपको मिली, जो प्रोसेसिंग की इंटीमेशन मिली, उसके अंदर वेरिएशन हो गया, तो उस इंटीमेशन के खिलाफ भी आप डीआरसी में जा सकेंगे। टीडीएस आप डिटेक्ट करते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है, और उनकी प्रोसेसिंग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 200A के अंदर होती है, और उसके अंदर यदि आपकी टैक्स डिफॉल्ट बताई जाती है तो उस इंटीमेशन के खिलाफ भी आप डीआरसी में जा सकेंगे। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के डिफॉल्ट है, इंटीमेशन जो 206CB सबसेक्शन 1 के अंदर टैक्स कलेक्शन के स्टेटमेंट को प्रोसेसिंग करने के बाद आपको मिली, उसके खिलाफ भी आप डीआरसी में जा सकेंगे। इसके बाद कोई भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट का आर्डर है, उसके खिलाफ आप डीआरसी में जा सकेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगी कि यदि असेसमेंट या रीअसेसमेंट आर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल डीआरपी की डायरेक्शन की बेसिस पे पास हुआ है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप डीआरसी में नहीं जा सके। आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट हुआ या कोई दूसरी डिफॉल्ट आपकी निकली, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, असेसिंग ऑफिसर रेक्टिफाई किया, और आपकी इनकम इन्हांस हो गई या लॉस रिड्यूस हो गया, तो ऐसे 154 रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के खिलाफ भी आप डीआरसी में जा सके। आपको पता है कि यदि हमने टैक्स का डिडक्शन फुली या पार्टली नहीं किया और या करने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाते हैं सेक्शन 201 में। इसी तरह से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए यदि आपने कलेक्शन नहीं किया, कलेक्शन करने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाते हैं सेक्शन 206C के अंदर। तो 201 और 206C के जो ऑर्डर हैं उनके खिलाफ भी आप डीआरसी में जा सकेंगे विवाद का समाधान करने के लिए। लेकिन ये रास्ता कुछ लोगों के लिए बंद है। ये जान लेना जरूरी कि ऐसे कौन से लोग हैं, वो कौन से ऐसे ऑर्डर हैं, सबसे पहले हम जानेंगे जिनके खिलाफ आप डीआरसी में नहीं जा सकेंगे। तो यदि सर्च हो गई 132(1) के अंदर या 132A के अंदर रिक्वेशन हुआ, बुक्स अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी वैल्यूएबल मनी,
या कोई दूसरा असेट्स या उसके अंदर कोई एंट्री मिली जिसके बेसिस पे ऑर्डर पास हुआ है। तो 132 सर्च या 132 एक रिक्वेशन के बेसिस पे जो मटेरियल मिला है उसके बेसिस पे कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप डीआरसी में नहीं जा सकेंगे। इसी तरह से यदि 133 के अंदर सर्वे हुआ है और सर्वे के बेसिस पे कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप डीआरसी में नहीं जा सकेंगे। आपको पता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस की ट्रीटीज होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की ट्रीटीज होती हैं। सेक्शन 90 के अंदर यदि ऐसी कोई ट्रीटी है फॉरेन जुरिडिक्शंस टेरिटरीज के अंदर कंट्रीज के साथ, या 90A के अंदर कोई स्पेसिफाइड एग्रीमेंट इंटर हुआ था, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसमेंट ऑर्डर या जो दूसरे ऑर्डर हमने बात कही उनमें से कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ डीआरसी में आप नहीं जा सकेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि स्पेसिफाइड ऑर्डर कौन से होंगे और ऐसे कौन से ऑर्डर होंगे जिनके खिलाफ आप डीआरसी में नहीं जा सकेंगे। अब हम ये भी जान लें कि वो ऐसे कौन से पर्सन हैं जो डीआरसी का सहारा नहीं ले पाएंगे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, ऐसा पर्सन डीआरसी में नहीं जा पाएगा। एक्सेप्शन कुछ दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं, उनको जरूरत पड़ने पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति इंडियन पेनल कोड के अंदर, आईपीसी के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्ट के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कन्विक्ट हो चुका है, तो ऐसा व्यक्ति भी डीआरसी के अंदर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करवा पाएगा। यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आईपीसी के अंदर कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया या सिविल लायबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए किसी लॉ के अंदर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया और पर्सन कन्विक्ट हो चुका है ऐसे ऑफेंसेस के लिए, तो ऐसा पर्सन भी डीआरसी में नहीं जा पाएगा। इसके बाद यदि कोई पर्सन स्पेशल कोर्ट ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज एक्ट 1992 के सेक्शन 3 में नोटिफाई हो गए, तो वो पर्सन भी डीआरसी में नहीं जा पाएगा। इसके बाद यदि ब्लैक मनी एक्ट के अंदर उस असेसमेंट ईयर के लिए कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुके हैं, तो ऐसा पर्सन भी डीआरसी में नहीं जा पाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल एक आ रहा होगा कि डीआरसी में जाएंगे कैसे, क्योंकि सीआईटी अपील के सामने तो 246A के अंदर आप अपील फाइल करते हैं, डीआरपी में ड्राफ्ट ऑर्डर के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, तो डीआरसी की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगी ई फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर 34(4)B प्रिस्क्राइब फॉर्म है और 1000 रुपीज फीस का पेमेंट करना होगा। अभी तक तो डीआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो आप डीआरसी में तो तभी जा पाएंगे जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि जिन केस के अंदर अपील पेंडिंग है, क्योंकि यदि आपका ऑर्डर पास हो चुका है
तो आपको विद इन 30 डेज में अपील फाइल करना होती है। इसी तरह से यदि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपको मिला है तो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड आपको ऑब्जेक्शन डीआरपी के सामने फाइल करना होता है। तो यदि आपकी अपील पेंडिंग है तो आपको कब फाइल करना होगा? यदि आप डीआरसी का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डीआरसी जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके बाद सीबीडीटी जो टाइम प्रिस्क्राइब करेगी उस टाइम के अंदर आपको डीआरसी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना होगा। और जो ऑर्डर डीआरसी के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आपको मिले हैं, पास हुए हैं, तो उस केस में जो ऑर्डर मिला है उसके विद इन 30 डेज आपको डीआरसी के सामने एप्लीकेशन फाइल करना होगा। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एप्लीकेशन कैसे फाइल करना होगा। तो मैंने बताया ई फार्म, और आजकल तो डिपार्टमेंट फेसलेस हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो ये प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि आपको जो एप्लीकेशन है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसके अंदर जो डीआरसी जिसके जुरिसडिक्शन में आप आएंगे उसकी ईमेल आईडी होगी। उस ईमेल पर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना होगी और इस एप्लीकेशन के साथ आपको फीस के पेमेंट का एविडेंस, डीआरसी की जो फीस है 1000 रुपीज उसका एविडेंस, और जो आपने रिटर्न यदि फाइल किया था तो टोटल इनकम पे जो टैक्स पेबल था उसके पेमेंट का एविडेंस भी आपको सबमिट करना होगा। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, इसके बाद डीआरसी उसको स्क्रीन करेगी, उसकी जांच करेगी कि स्पेसिफाइड ऑर्डर है कि नहीं, स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। जिस केस में स्पेसिफाइड ऑर्डर है, स्पेसिफाइड कंडीशन है, डीआरसी एडमिट करेगी। जिन केसेस में लगता है कि ये स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है या स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं है या दोनों ही, तो वो शो कॉज नोटिस इशू करेंगी एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट को सुनने के बाद डिसाइड करेंगी डीआरसी के एप्लीकेशन एडमिसिबल है या नहीं। जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई और कम्युनिकेशन असेसी को मिल गया, तो एडमिशन का जो कम्युनिकेशन असेसी को मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर उसको डीआरसी के सामने एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा कि उसने यदि अपील फाइल की थी 246A के अंदर तो विड्रॉ कर ली गई है। यदि ऑब्जेक्शन फाइल किया था डीआरपी के सामने अंडर सेक्शन 144C तो वो विड्रॉवल कर लिया गया, या ये बताना होगा कि ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। जब एडमिट हो गई एप्लीकेशन तो डीआरपी को क्या पावर होंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे? तो डीआरपी जो रिकॉर्ड है असिस्टिंग ऑफिसर से मंगवाई और चाहे तो फर्दर इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकती है। वो असिस्टिंग ऑफिसर से रिपोर्ट भी मंगवा सकती है और असेसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, मंगवा सकती है, और उस एप्लीकेशन के संदर्भ में किसी दूसरी पार्टी से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो एडमिटेड एप्लीकेशंस थी उसके बाद डीआरसी ऑर्डर पास करेगी। 3 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन कि आपका जो वेरिएशन था जो ऑर्डर के अंदर, टोटल इनकम बढ़ गई थी या लॉस कम हो गया था, या टीडीएस के टैक्स का डिफॉल्ट का अमाउंट था, या टीसीएस की डिफॉल्ट का अमाउंट था। वो जो वेरिएशन असिस्टिंग ऑफिसर ने प्रपोज किया था उसको मॉडिफाई कर सकती है, कम कर सकती है, ज़्यादा नहीं, कम कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है
लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक ही होगा। इसके बाद यदि वेरिएशन को मॉडिफाई करने के बाद डीआरसी आपको पेनल्टी के वेवर को डिसाइड करेगी और प्रोसिक्यूशन को इम्यूनिटी देने का भी डिसीजन रूल्स के अनुसार लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेरिएशन में कोई प्रोपोजल कोई चेंज ना करे, डीआरसी उनको सही माने। उस केस में वो पेनल्टी जो इम्पोसिबल है उसके वेवर का डिसीजन ले सकती है और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देने का भी डिसीजन ले सकती है। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि न तो वेरिएशन को चेंज किया, ना ही वेवर किया पेनल्टी का, ना ही प्रोसिक्यूशन को इम्यूनिटी दी, लेकिन वो ऑर्डर पास करेगी। वो प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द असेसी नहीं माना जाएगा। अब यह है कि डीआरसी के सामने आपकी सुनवाई हो गई, उसके बाद डीआरसी को ऑर्डर कितने समय में पास करना होगा। तो डीआरसी को जिस मंथ में एप्लीकेशन एडमिट हुई है उस मंथ के एंड से विदिन 6 मंथ में ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन पास करना होगा और उसकी कॉपी असेसी को भेजी जाएगी और असेसिंग ऑफिसर को भी, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को भी उसका इफेक्ट देना होगा। अगला सवाल ये आ रहा है कि असेसिंग ऑफिसर को जब ये ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन जो डीआरसी ने पास किया वो मिल गया तो कितने समय में असेसिंग ऑफिसर को मॉडिफाइड ऑर्डर पास करना होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 245 के सब सेक्शन 2A में जो फाइनेंस एक्ट 2022 से ही इंट्रोड्यूस किया गया है, कह दिया गया है कि यदि ड्राफ्ट ऑर्डर था, ड्राफ्ट ऑर्डर 144C1 जो मैंने कहा था कि नॉन रेजिडेंट के खिलाफ, फॉर कंपनी के खिलाफ या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के वेरिएशन के कारण ड्राफ्ट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया था और उसके खिलाफ असेसी डीआरसी में गया, तो डीआरसी ने जो डायरेक्शन दी उसकी कंफर्मिटी में फाइनल असेसमेंट रीअसेसमेंट यानी कंपटीशन का ऑर्डर पास करेगा। दूसरे केसेस में चूंकि असेसमेंट ऑर्डर या रीअसेसमेंट ऑर्डर या 154 ऑर्डर जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, स्पेसिफाइड ऑर्डर्स वो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो उस केस में मॉडिफिकेशन का ऑर्डर पास करेगा। इसके लिए असेसिंग ऑफिसर को जिस मंथ के अंदर वो डीआरसी का ऑर्डर रिसीव करता है उस मंथ को छोड़कर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विद इन 1 मंथ उसको डीआरसी के ऑर्डर को इफेक्ट देना होगा और जो डीआरसी ने डायरेक्शन दी है उनकी कंफर्मिटी में ही वो ऑर्डर पास करना होगा। अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया ड्राफ्ट ऑर्डर के बाद डीआरसी के डायरेक्शन के अनुसार, क्या उसके खिलाफ डीआरपी में या सीआईटी अपील के सामने 246A में अपील फाइल की जा सकेगी। तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि डीआरसी के ऑर्डर के बाद जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, रिकम्पिटिशन ऑर्डर पास हुआ है या जो मॉडिफाइड ऑर्डर पास हुआ है उसके खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन डीआरपी के सामने नहीं फाइल किया जा सकेगा और सीआईटी अपील के सामने अपील भी नहीं फाइल की जा सकेगी। क्या डीआरसी आपकी प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकती है एडमिशन होने के बाद भी? तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि यदि डीआरसी की प्रोसीडिंग्स में असेसी कोऑपरेट नहीं करता
वो सबमिशन जो मांगे गए हैं सबमिशन नहीं देता, इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट करता, या डीआरसी को पता चलता है कि हमने कोई मटेरियल को कंसील किया है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, और जो मॉडिफाइड ऑर्डर के बेसिस पे जो टैक्स डिमांड डिटरमाइन की है उसको पेमेंट नहीं करता है, तो इन सभी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस पर डीआरसी टर्मिनेशन कर सकती है उनके सामने जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी। अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने फाइनल असेसमेंट या असेसमेंट ऑर्डर पास किया है या मॉडिफाइड ऑर्डर पास किया है डीआरसी के ऑर्डर के अनुसार, क्या उसके खिलाफ कोई अपील या रिवीजन फाइल हो सकेगा? तो ये क्लियर कर दिया गया है कि आपने जब ये रास्ता चुना है डीआरसी में जाने का, तो आपको अपील और रिवीजन में जाने का अधिकार नहीं होगा जो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर डीआरसी के ऑर्डर के अनुपालन में करता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में और चल रहा होगा, ये डीआरसी होगी कहां, आपको कहां जुरिडिक्शन होगा? तो ये हर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के रीजन के अंदर होगी और आपको अपने जुरिडिक्शनल डीआरपी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना होगा। कौन करेगा डिस्प्यूट का निपटारा? कि कमेटी में कौन कौन होगा, कितने मेंबर होंगे? तो कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर होंगे, उनमें से 2 रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर्स होंगे। रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर्स कमिश्नर या उससे हायर रैंक पे रिटायर होंगे, ऐसे ही ऑफिसर्स इस कमेटी में इंक्लूड होंगे, और एक सर्विंग कमिश्नर लेवल का ऑफिसर होगा या उससे हायर लेवल का ऑफिसर उसका मेंबर होगा। अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि मेंबर में डिस्प्यूट है किसी वेरिएशन को लेकर, तो कैसे डिसाइड होगा डिस्प्यूट? तो यहां क्लियर कर दिया गया है कि मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। 3 मेंबर्स में से जो 2 मेंबर बात कहेंगे उसके अनुसार ही फैसला होगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा फायदा डीआरसी में जाने का है, पेनल्टी से वेवर और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी, लेकिन क्या वो सभी को मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? तो यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है कि डीआरसी कंडीशंस इंपोज करेंगे और रीजन रिकॉर्ड करेंगे, और वो जो पेनल्टी इंपोजेबल है, इम्यूनिटी जो प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी है, या तो पेनल्टी को वेवर का ऑर्डर पास कर सकती है, सिर्फ पेनल्टी वेवर का, सिर्फ प्रोसिक्यूशन के वेवर का से इम्यूनिटी देने का ऑर्डर पास कर सकती है, ये दोनों को ही ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही उनको ये पावर तभी होगा जब असेसी ने जो टोटल इनकम है, जो रिटर्न फाइल किया उसमें जो टोटल इनकम है उस पर टैक्सेस का पेमेंट कर दिया है, और डीआरसी के सामने जो प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर फुल कोऑपरेशन दिया है। एक सवाल कि ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो चुका है, तो क्या उस प्रोसिक्यूशन से भी डीआरसी इम्यूनिटी दे पाएगी? तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि यदि प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन टू डीआरसी में जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसके डेट के पहले यदि प्रोसिक्यूशन
लॉन्च हो गए तो फिर प्रोसिक्यूशन इम्यूनिटी डीआरपी नहीं दे पाई, डीआरसी नहीं दे पाई। यदि जिन कंडीशंस पर आपको पेनल्टी से वेवर दिया था डीआरसी या प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी थी, उन कंडीशंस का वायोलेशन होता है तो ये वेवर और इम्यूनिटी डीआरसी विड्रा कर लेगी। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए और इसकी लिंक अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके छोटे इनकम टैक्स के विवाद हैं। ऐसे विवादों को समाधान करने के लिए वो जब डीआरसी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी तो अपील विड्रा करके वहाँ पर जा पाएंगे या नए आर्डर्स के खिलाफ भी वहाँ पर अपने डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।